नहीं पड़ता है और उनकी वजह से मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है। कुछ अलग है। आपको पता है, जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता होता है कि वो जरूर आएगा सपने में और मुझे टच करेगा। इस वजह से मैं जल्दी कमरे में जाती हूँ और अपने कमरे की लाइट ऑफ करते ही मुझे फील होना शुरू हो जाता है और मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके टच में जादू है। जब वो मुझे प्यार करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बेहतर महसूस करती हूँ। मैं उन सपनों की दुनिया में खोने के लिए ही जल्दी अपने कमरे में चली जाती हूँ। दिन भर की थकान गायब सी हो जाती है। फना की बातों को सुनकर थेरेपिस्ट उसे गौर से देख रही थी, क्योंकि फना अपने उस ख्वाबों में इतनी खो गई थी कि वो अपने बदन को सहलाना शुरू कर देती है और उसकी आवाज कामुक होने लगती है। फना के मोमेंट्स को वो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि उसके क्लाइंट के लिए जरूरी है। आगे की चीजों पर उसे वर्क करने के लिए टाइम चाहिए था। लेकिन फना ने जैसा ही कहा कि उसकी याददाश्त चली गई है। हो सकता है कि फना किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। लेकिन अगर मिस्टर धर्मेंद्र ने अपनी बेटी को इस चीज के बारे में नहीं बताया है, तो इसका मतलब है कि वो छुपाना चाहते हैं। क्या मुझे इस बारे में मिस्टर राणा से बात करनी चाहिए? यहाँ पर बात फना के पापा की हो रही थी। वो एक एक चीज को अपनी नोटबुक में नोट करती है और बोली, आखिर फना का जिस आदमी के साथ अफेयर था, आखिर वो है कौन? विक्रम भारद्वाज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बेड पर एक आदमी बेहोश लेटा हुआ था। वो पहले से बहुत पतला हो चुका था। उसकी चमकती हुई स्किन भी अब डार्क हो चुकी थी। उसकी बियर्ड बड़ी बड़ी हो गई थी और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। उसकी बंद आंखें ये बता रही थीं कि वो आदमी अपने होश में नहीं है। डॉक्टर ने विक्रांत को देखते हुए कहा, देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टर भारद्वाज की मेंटल हेल्थ और खराब हो जाएगी और हमें उन्हें मेंटल असाइलम में भेजना होगा। हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। हफ्ते में 4 बार वो हॉस्पिटल आ चुके हैं। हमने आपको पहले ही फोन किया था कि प्लीज उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। उनके लीवर में प्रॉब्लम आ गया है ड्रिंक की वजह से। वो कुछ खाते नहीं है, सिर्फ ड्रिंक करते हैं। उन्हें खाना खिलाए, वरना वो मर जाएंगे। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने विक्रांत को देखते हुए उसे अलर्ट करते हुए कहा। विक्रांत अपने बॉस की हालत देखकर अपनी मुट्ठियों को कस लेता है, क्योंकि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इन कुछ महीनों में सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका बॉस अब खुद को ही खत्म कर रहा था। उसने अपनी ऐसी हालत बना ली थी सिर्फ एक लड़की की वजह से, जो उसकी जिंदगी में आई और अब चली गई है। उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका बॉस इस हालत में है सिर्फ उसे लड़की की वजह से। बॉस की गुड़िया उनके लिए जहर बन चुकी है। ये विक्रांत को पहले से ही अंदाजा था कि जिस दिन ये लड़की जाएगी, उसके बॉस को पागल कर देगी। अब वो अपनी आंखों से ये सब होता हुआ देख रहा है, लेकिन कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बॉस किसी की नहीं सुन रहा है। वो सिर्फ ड्रिंक करता है। ड्रिंक, ड्रिंक। इन कुछ महीनों में विक्रम ने ड्रिंक को अपना ऐसा हमसफर बना लिया था कि अब उसकी जगह जैसे कोई नहीं ले सकता। विक्रम को कोई रोक सकती है तो बॉस की गुड़िया, जो अब न जाने कहाँ है। विक्रांत ने बॉस की गुड़िया को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। ऐसा कोई इलाका नहीं था जो उन्होंने छाना नहीं होगा। लेकिन फना तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब वो कहाँ ले जाए जा चुकी है, किसी को नहीं पता। विक्रांत को देखते हुए मायशा ने कहा, विक्रांत, तुम समझते क्यों नहीं विक्रम को? मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ और इसने मुझे धमकी दी है कि ये मेरी जान ले लेगा अगर मैंने दोबारा इसके नजदीक जाने की कोशिश की। मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपने बॉस की हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम जानते हो कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे। विक्रम एक चट्टान की तरह हमारे आगे खड़ा रहता है, जिस वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती। हमने जो इतनी मुश्किल से हासिल किया है, ये मुकाम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ उस लड़की की वजह से, जब वो खुद सामने नहीं आना चाहती। हम इंडिया आ चुके हैं। बॉस घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हर वक्त सिर्फ कमरे में रहते हैं और उस कमरे में किसी को एंट्री भी नहीं लेने देते हैं। अगर कल रात मैं सही वक्त पर इन्हें कॉल न करती और ये कॉल पिक नहीं कर रहे थे, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि इन्हें जरूर फिर से कुछ हो गया है, और मेरा शक सही निकला।
हम इन्हें अस्पताल में लेकर आए। तब ये सिर्फ अपनी गुड़िया का नाम बड़बड़ा रहे थे। हालत देखो इनकी, फकीर बनते जा रहे हैं, पागल हो चुके हैं। हर वक्त सिर्फ वही उनके दिमाग में चलती है। खाते भी नहीं है, समझ रहे हो इसका मतलब तुम? कोई आदमी ड्रिंक के बल पर कितना जिंदा रह सकता है? इनके लिए जितना भी खाना हम भेजते हैं, ये डस्टबिन में फेंक देते हैं, या वो खाना वहां पर रखा सडी डीडीएच जाता है। लेकिन ये टच भी नहीं करते हैं। पानी के नाम पर सिर्फ ड्रिंक अल्कोहल कंसीव करते हैं। विक्रांत मायशा को देखते हुए बोला, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हमें बॉस की गुड़िया को जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि बॉस अब अंदर से खत्म हो चुके हैं। वो टूट कर बिखर चुके हैं। वो जीना नहीं चाहते। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा उनके एक्शन से। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी गुड़िया इस दुनिया में नहीं रही तो वो जी कर क्या करेंगे। इस वजह से वो खुद को तोड़ रहे हैं। विक्रांत मायशा को देखते हुए बोला, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बॉस को खो देंगे, और ये रिस्क हम कभी नहीं लेंगे। मायशा मायशा अपना सर हाँ में हिला देती है। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, क्योंकि वो विक्रम को मोहब्बत करती थी। भले ही उन दोनों के बीच में एक दायरा था जिसे वो तोड़ नहीं सकती, लेकिन अपनी मोहब्बत को बेड पर यूं सड़ते हुए भी तो नहीं देख सकती। विक्रम उसे नहीं मिलेगा, उसे अफसोस नहीं है, लेकिन विक्रम को ऐसे मरते हुए तिल तिल देखकर भी वो अंदर से खत्म हो जाएगी। विक्रम को कुछ नहीं हो सकता। विक्रांत अपने बॉस की रिस्पेक्ट करता है, करता रहेगा। विक्रम के लिए उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। ऐसा नहीं था कि विक्रांत शांत बैठा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक क्लू मिल जाता तो बॉस की गुड़िया यहाँ पर होती, उनकी बाहों में। बॉस की गुड़िया मर गई, लेकिन उन्हें भी साथ लेकर चली गई। डॉक्टर नव्या वार्निंग देती थी कि वो विक्रम को मेंटल असाइलम में भेज देंगे। अगर ऐसा ही रहा तो, क्योंकि विक्रम वाकई में अब अपने काबू में नहीं था। डॉक्टर और विक्रांत के बीच में कुछ बातें हो रही थीं जो बेहद पर्सनल थीं। विक्रांत के हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसे देखते हुए वो दंग रह जाता है और उसके हाथ कांपने लगा जाते हैं, क्योंकि विक्रम खत्म हो चुका था अंदर से, और ये उसकी रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ने विक्रांत को देखते हुए कहा, वो खुद ठीक नहीं होना चाहते। अपनी हालत के जिम्मेदार वो खुद है। वो खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं, ये जानते हुए कि वो मर जाएंगे जल्द ही, और ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। हमने उन्हें कई बार वार्निंग दी है, लेकिन वो बस मुस्कुरा देते हैं, जैसे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें जीना है या मरना है। विक्रम धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसे होश आ गया था। वो उठकर बैठने लगता है। विक्रम काफी कमजोर हो गया था, जिस वजह से मायशा जल्दी से आगे आकर उसे पकड़ती है, तो विक्रम उसे खुद से दूर कर देता है। उसकी नजर जाती है विक्रांत और डॉक्टर पर, जिसे देखकर विक्रम बस हल्का सा अपनी आंखों को घुमा लेता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो वहां से जाने लग जाता है। ये देखकर मायशा ने कहा, मिस्टर भारद्वाज, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। विक्रम ने गुस्से से मायशा की तरफ देखा तो मायशा अपने हाथ पीछे ले लेती है। उसी वक्त विक्रांत बोला, बॉस प्लीज समझने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो हम आपको नहीं बचा पाएंगे। मेरे मरने की डेट तुम डॉक्टर से पूछ सकते हो। अगर वो तुम्हें बता देते हैं तो उस दिन आ जाना मेरी डेड बॉडी को उठाने के लिए, और अभी मुझे यहाँ से जाने दो। विक्रम अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है और बिना किसी की परवाह किए वहां से चला जाता है। विक्रम को चक्कर आ रहे थे। विक्रम जब लिफ्ट में था तब वो सिर घुमाकर देखता है तो उसकी मोटू उसके साइड में खड़ी हुई थी, जो उसे बस टुकुर टुकुर देख रही थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। विक्रम बहुत बीमार हो गया था। उसे अब फना दिन में दिखने लगी थी। वो जानता है कि वो कभी फना के करीब नहीं जा पाता। उसने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन उसकी मोटू सिर्फ उसके करीब खड़ी है। यही बहुत था उसके लिए। विक्रम अपनी भारी आवाज में बोलता है, तो तुम आ गई। कल रात कहाँ चली गई थी तुम? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा बोलते हुए विक्रम की आंखों में अश्क आ जाते हैं। फना विक्रम को बस देख रही थी। विक्रम फना को देखते हुए बोला, तुम फिर गायब मत हो जाना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। फना विक्रम को देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं?
खुद के साथ मुझे आपको देखकर दर्द हो रहा है। फना रोना शुरू कर देती है। तुम जब से गई हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। विक्रम की आंखों से बह रहे आंसू देखकर फना बोली, जब आपके करीब थी, तब तो आपने कभी कदर नहीं करी मेरी, और जब मर चुकी हूं, तो मुझे याद कर खुद की ऐसी हालत बना रहे हो। तुम वापस आ जाओ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मोटू, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता हूँ। तुम्हें पता है कितना तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ कुछ पल के लिए, और फिर थोड़ी देर के बाद गायब हो जाओगी तुम और मुझसे बात भी नहीं करोगी। विक्रम के होंठ कांपने लग जाते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। तुमसे कितनी बार माफी मांग चुका हूँ। वापस क्यों नहीं आती तुम? विक्रम का गला अब रूंध जाता है। तुम बस वापस आ जाओ मोटू, बहुत याद आती है तुम्हारी मुझे। कितने महीने हो चुके हैं, अभी तक मरा नहीं हूं मैं। आप क्यों मुझे इतना याद करते हैं? हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 1.5 साल का था ना, कितनी बार बोल चुकी हूं आपको। भूल जाइए मुझे और जल्दी ठीक हो जाइए आप। मुझे तुम्हारे पास आना है। विक्रम घुटनों के बल बैठ जाता है। मुझे अपने पास बुला लो। तुम्हारे बिना नहीं रहना है मुझे। मुझे मेरी मोटू चाहिए। और वो फना को छूने की कोशिश करता है। फना गायब हो जाती है। विक्रम एकदम से पागल सा हो जाता है और बोला, कहाँ चली गई तुम? फिर से गायब हो गई। फिर से बुरा लगा। प्लीज, ऐसे मेरी आंखों के सामने से मत जाया करो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लिफ्ट खुलती है और विक्रम कार में बैठ जाता है और खुद ड्राइविंग कर वो वापस उसी विला में पहुंच जाता है जहां पर उसकी बेबी डॉल रहती थी उसके साथ। विक्रम अपने आखिरी के कुछ दिन अपनी बेबी डॉल के साथ इस कमरे में बिताना चाहता था जहां से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। विक्रम की आंखों से अश्क बह रहे थे। अंदर ही अंदर वो रोज मर रहा था, लेकिन उसकी जान नहीं निकल रही थी सिर्फ। फना फिर से विक्रम की बगल वाली सीट पर बैठकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? ध्यान से चलाइए ना कार, वरना मुझे चोट लग जाएगी। आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि मैं वापस से चली जाऊं? फना अपनी भोंदू सी सूरत बनाकर बोलती है। विक्रम जानता था कि वो बीमार है। उसे फना दिखाई देती है, उसे बातें करती है और उसे तड़पा कर चली जाती है। नहीं, मोटू बेबी डॉल, तुम्हें कैसे चोट लग सकती है? मैं ड्राइविंग स्लो कर रहा हूँ, तो फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सर, मैं तो मर चुकी हूँ ना, आपको तो मेरी डेड बॉडी भी मिली थी। आपको याद नहीं है क्या कि मेरी बॉडी में 6 बुलेट थी और मेरे सिर को भी खंजर से फोड़ दिया गया था। आपने देखा था ना, मैं तो कितनी बुरी तरीके से मर चुकी हूँ। तभी विक्रम गुस्से से अपनी आंखें बंद करता है और एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सब मेरी गलती है, मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया और तुम्हें नहीं बचा पाया। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। विक्रम जब रोना शुरू कर देता है तो फना बोली, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप जिंदा रहे। विक्रम घर पहुंचता है और कमरे में जाकर वो फना की पेंटिंग बनाने लग जाता है। पूरे कमरे में फना की पेंटिंग के कैनवास रखे हुए थे जो विक्रम ने अपने हाथों से बनाई थी। कई महीनों से इस कमरे की सफाई नहीं हुई थी, जिस वजह से ये कमरा बहुत गंदा हो गया था। विक्रम किसी को आने भी नहीं देता था, वो अकेला रहता था। विक्रम फना की पेंटिंग को टच करता है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा, मैं मरने वाला हूँ, तुम्हें जानकर खुशी होगी। हम एक साथ रहेंगे बेबी डॉल, मेरा मोटू बच्चा। नहीं सर, हम एक साथ नहीं रहेंगे, वरना फिर से मुझे मारोगे आप। मुझे नहीं बचा पाए, आपको बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं थी। विक्रम तड़प जाता है और वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ मोटू, तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, इसका पछतावा है मुझे। लेकिन ऐसा मत कहो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं थी। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। तुम फिक्र मत करो, जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। तुमने देखा था ना, मैंने कितनी बार खुद की जान लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे ये आदमी मुझे बचा लेते हैं। मैं दर्द डिजर्व करता हूँ। तुम्हें कितनी चोट और तकलीफ पहुंचाई थी ना मैंने। ये सब इसी की सजा मिल रही है मुझे। तुम्हें खोने के बाद कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे बिना नहीं रहना है मुझे।
विक्रम घुटनों के बल बैठ जाता है। सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें नहीं बचा पाया और कार ब्लास्ट हो गई। तुम्हारी बॉडी में वो 6 चिप इस बात की गवाही दे रही थी, चीख चीख कर, कि अब मैं तुम्हें खो चुका हूँ। मैं बुज़दिल आदमी हूँ, तुम्हें नहीं बचा पाया। मैं हार चुका हूँ। विक्रम अपने आप से ही बातें कर रहा था। दरवाजे पर खड़ी मायशा और विक्रांत ये देख रहे थे, जो विक्रम के वहां से निकलने से लेकर उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि अपने बॉस को अकेला नहीं छोड़ सकते वो देख रहे थे कि कैसे विक्रम रो रहा है, किस तरीके से वो घुटनों के बल बैठकर न जाने हवा में किससे बातें कर रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि विक्रम बहुत ज्यादा बीमार है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। विक्रम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अफसोस तो इस बात का था कि बॉस की गुड़िया अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, वरना विक्रांत उसे पाताल से भी ढूंढकर ले आता। लेकिन वो मर चुकी है। सच्चाई तो यही थी और ये एक्सेप्ट करना होगा, और उसका बॉस ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि उसकी गुड़िया सिर्फ उसकी वजह से ही मरी है। मायशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं विक्रम को ऐसे रोते और तड़पते हुए देखकर। किसी ने सच कहा है कि एक नफरत से भरा आदमी जब मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत बहुत दर्दनाक होती है। विक्रम को देखकर आज साफ पता चल रहा था कि उसकी फना उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। भले वो किसी को नहीं बताता था, और जब वो मर चुकी है, उसके जाने के बाद विक्रम भी जिंदा होकर भी मर चुका है। मायशा विक्रम को और नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने सिर पर हाथ रखकर रोना शुरू कर देती है। विक्रांत, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं विक्रम को ऐसे देखूंगी। क्या ये वही आदमी है जिसकी आंखों से किसी के मरने पर भी आंसू नहीं निकलते थे? क्या ये वही आदमी है जो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था? क्या ये वही विक्रम भारद्वाज है जिसके लिए इमोशंस मायने नहीं रखते थे? न जाने कितने ही लोगों की लाश गिरा दी है इस आदमी ने, तब उसके हाथ नहीं कांपे। अपने दादू के मरने पर भी ये नहीं रोया था, अपनी माँ के मरने पर भी ये नहीं रोया था, जिसके दिल में सिर्फ नफरत पल रही है। लेकिन मैं तो किसी और ही इंसान से मिल रही हूँ। मैं विक्रम को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ। कुछ करते क्यों नहीं तुम, विक्रांत? मायशा भावुक होकर बोली। मैं बॉस की गुड़िया को जिंदा नहीं कर सकती और ना ही उसकी जगह ले सकती हूँ, लेकिन विक्रम को ऐसे रोता हुआ देखकर मेरे दिल में दर्द होने लगा है। विक्रांत भी अपनी नम आंखों से अपने बॉस को देख रहा था। शायद अब हमें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये अपनी गुड़िया के पास जाना चाहते हैं, ये खुद जिंदा नहीं रहना चाहते। विक्रांत के शब्द सुनकर मायशा गुस्से से बोली, तो क्या हम इन्हें मरने देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कुछ न कुछ करूंगी, लेकिन विक्रम को इन सब चीजों से बाहर निकालूंगी। उसे जीना होगा, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए। विक्रांत दरवाजे को बंद कर देता है। अपने बॉस को ऐसे टूटा हुआ देखकर उनके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इश्क कितनी जहरीला होता है। खड़े खड़े वो हट्टे कट्टे आदमी को भी वो खड़े खड़े रुला सकता है और उसे मरने पर मजबूर कर सकता है। विक्रम उसी ठंडे फर्श पर लेटा हुआ था। फना की पेंटिंग को बस एक टक देखे जा रहा था। शाम हो गई थी। फना थेरेपिस्ट के पास बैठी हुई थी। फना रो रही थी बैठकर। उसे नहीं पता था कि उसे रोना क्यों आ रहा है। वो थेरेपिस्ट को देखते हुए बोली, देखिए, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है। मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरता है। किसी से बात करने का मन नहीं करता है। थेरेपिस्ट ने फना को देखते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपके केस पर स्टडी कर रही हूँ। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बस आप खुश रहने की कोशिश करिए। आप चाहे तो किसी शो पर जा सकती है, कॉमेडी शो पर। अगर आप हंसेंगी तो आपको अच्छा महसूस होगा। मैंने आपकी थेरेपी की, उसके बावजूद भी अगर आपको अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। फना थोड़ी देर थेरेपिस्ट से और बातें करती है और उसके बाद वो कार में बैठकर घर वापस जा रही थी। तभी उसे उसकी दोस्त तारा का कॉल आता है। तारा फना से बातें करते हुए उसे कल शॉपिंग पर इनवाइट करती है।
वो चाहती थी कि उसकी दोस्त उसके साथ शॉपिंग करे। फना हामी भर देती है। फना घर पहुंचती है। तभी वो देखती है कि उसकी सौतेली माँ मीनाक्षी उसे गुस्से से देख रही है। फना उन्हें इग्नोर कर वहां से जाने लग जाती है। मीनाक्षी ने गुस्से से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ? किस बात की इतनी अकड़ है तुम्हारे अंदर? तुम्हें बिल्कुल भी अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। आपको इग्नोर कर मैं आपको रिस्पेक्ट ही दे रही हूँ, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करती है। तो आपके सामने खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। आपसे बात कर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। इतना बोलकर फना मीनाक्षी की बात सुनती भी नहीं है और ऊपर चली जाती है। उसका मूड बहुत खराब था। आज वो उदास थी। उसका दिल खुश नहीं हो रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंदर ही अंदर बीमार हो रही थी। फना बेड पर जाकर लेट जाती है और वापस से अपनी आंखें बंद करती है। तो उसे फिर कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मुझे प्यार चाहिए। मुझे इतनी घुटन क्यों हो रही है? मैं खुश नहीं हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं। दादू मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी क्यों अंदर से रोना आ रहा है मुझे? फना धीरे से उठकर बैठ जाती है। उसके बाद वो अपनी केयर टेकर को बुलाती है। केयर टेकर फना को देखते हुए बोली, आपको क्या चाहिए मैम? क्या तुम मुझे कैनवस ला सकती हो? मुझे पेंटिंग करने का मन कर रहा है। मैं खुद को बिजी रखना चाहती हूँ। ओके मैम, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आप सिर्फ मुझे 10 मिनट दीजिए। आप फ्रेश हो जाइए और मैं आपके लिए लंच लेकर आती हूँ। आप थक गए होंगे ना? क्या आप ग्रीन टी लेंगे या फिर कॉफी पीना चाहेंगे? फना ने केयर टेकर को देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए काफी लेकर आए। रुकिए, आप मेरी अदरक वाली चाय लेकर आए और हो सके तो उसके साथ पीनट बटर की ब्रेड। ओके मैम, आप जैसा चाहे। केयर टेकर वहां से चली जाती है और फना बेड पर लेटी हुई सी कुछ सोचने लग जाती है। थोड़ी ही देर में कमरे में कुछ आदमी आते हैं। फना अपनी बॉडीगार्ड को देखती है, जो 24 घंटा उसके साथ रहता था। वो फना के कमरे में कैनवास के साथ साथ कुछ पेंटिंग के कलर्स रखवाता है और फिर वहां से चला जाता है। फना पेंटिंग कलर्स को अनलॉक करती है और उसके बाद ब्रश उठाती है और कैनवस में बिजी हो जाती है। उसने कैनवास ड्रेस पहनी थी। उसे एक ड्रेस भी लाकर दी गई थी, जिसमें वो छोटा सा पांडा लग रही थी। फना पेंटिंग बनाते हुए कुछ सोच रही थी। वो फील कर रही थी कि आखिर जब रात में वो सोती है, उसकी इमेजिनेशन को वो पेंटिंग में उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो रही थी, जिस वजह से वो इरिटेट हो जाती है और गुस्से में पेंटिंग को घूर घूर कर देखने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद फना फर्श पर ही लेट जाती है। वो पेंटिंग को देखते हुए गुस्से से बोली, मैं क्यों नहीं पेंटिंग कर पा रही हूँ? रात का वक्त फना के कमरे में धर्मेंद्र आता है, अपनी बेटी से मिलने के लिए, क्योंकि उसने फना को आज डांट दिया था, जिस वजह से फना को बहुत बुरा लगा होगा। धर्मेंद्र जब फना को फर्श पर लेटे हुए देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो जल्दी से आता है और फना को देखते हुए बोला, बेटा फना, क्या हुआ है आपको? धर्मेंद्र अपनी बेटी को उठाता है और उसे बेड पर लेटा देता है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर देता है। धर्मेंद्र देख रहा था कि उसकी बेटी पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फना ने पेंटिंग में सिर्फ ब्लैक कलर की लाइंस बनाई थी। न जाने वो क्या बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी फना की नींद खुल जाती है। धर्मेंद्र को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वो अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसका तो दिल ही मुंह में आ गया था। वो गुस्से से बोली, पापा, ऐसे कौन डराता है? बेटा, आपने हमें डरा दिया। हमें तो लगा कि आपको क्या हो गया है। आप ऐसे लेटी हुई हैं और आपने अपने कपड़ों की क्या हालत बना रखी है। आपके पूरे फेस और आपकी बॉडी पर रेड कलर लगा हुआ है। आप जानती नहीं है हम कितना डर गए थे। हमने तो एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया है। ये सुनकर फना जोर से हंसने लग जाती है। वो बोली, पापा, आपने बिना जाने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। मैं तो बस सो रही थी। फना की ऐसे खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर धर्मेंद्र भी फना को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उनकी बेटी कितनी शरारती है। फना ने वाकई में उन्हें डरा दिया था। धर्मेंद्र को लगा कि फना ने खुद को कुछ कर लिया है।
फना अपने पापा को देखते हुए बोली, आपके चेहरे का रंग उड़ चुका है। रियली पापा, आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। कितने क्यूट हो आप। फना अपने पापा को हग कर लेती है। घबराइए मत पापा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बेटा, अभी थोड़े दिनों पहले ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तुम परेशान भी रहती हो, बस इस वजह से तुम्हारी बहुत फिक्र होती है हमें। मैं ठीक हूँ पापा। धर्मेंद्र फना के सर पर हाथ रखते हुए बोला, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। पापा, आप क्यों आए थे यहाँ पर? कोई काम था क्या? हाँ बेटा, मेयर की एनिवर्सरी पार्टी है। हम तुम्हें यही बोलने आए थे कि तुम भी अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर लो। तुम हमारे साथ वहां पर जाओगी ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए। हम तुम्हें किसी से मिलवाना भी चाहते हैं। किससे मिलवाना चाहते हैं पापा आप हमें? फना धर्मेंद्र को देखते हुए सवाल करती है। बेटा, हमने कहा ना सरप्राइज है। फिक्र मत करिए और डिनर के लिए नीचे आ जाइए। हम आपसे माफी चाहते हैं। हमने आज आपको डांटा तो हमें लगा था कि आप हमसे नाराज होंगी। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादू कहाँ है? वो तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहे हैं। तुम कपड़े चेंज कर कर आना, वरना उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सुनकर फना फिर से हंसना शुरू कर देती है और बोली, फिक्र मत करिए पापा, मैं आ रही हूँ, बस आप जाइए। फना जाकर अपने कपड़े चेंज करती है और डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। आज मीनाक्षी और सोनाक्षी दोनों डाइनिंग टेबल पर नहीं आए थे। उसके दोनों सौतेले भाई वहां पर बैठे हुए थे। फना को देखकर वो रिएक्ट नहीं करते हैं। फना चुपचाप बैठकर डिनर करती है। कुछ देर तक अपने दादू के साथ बातें करने के बाद वो वापस आकर सो जाती है। रात में फिर से उसे सपना आता है जिसमें वो रोमांस कर रही थी। फना कॉलेज पहुंचती है। आज कॉलेज के बाद वो तारा के साथ शॉपिंग पर जाने वाली थी। तारा ने फना से कहा, मेरे पापा और मम्मा की एनिवर्सरी है और मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या रहेगा? तेरे पास पॉकेट मनी है क्या गिफ्ट देने के लिए? फना तारा से पूछती है। तारा ने फना को देखते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैं आज विथड्रॉ कर लूंगी ताकि मैं पापा को एक अच्छा गिफ्ट दे सकूं। वैसे तुम क्या मिस्टर मेयर की बेटी हो? फना के सवाल पर तारा ने कहा, तुझे कैसे पता? तुझे तो बताया ही नहीं कि मेरे पापा मेयर हैं। मुझे मेरे पापा ने बताया कि हम मिस्टर मेयर की एनिवर्सरी पार्टी में जाने वाले हैं। उसी से मुझे अंदाजा हुआ, क्योंकि तूने कहा कि तेरे पापा की एनिवर्सरी है, तो मैंने गैस किया था सिर्फ। वेरी स्मार्ट। वैसे तुम इन्वेस्टमेंट भी करती हो? फना ने तारा से पूछा। तारा ने हंसते हुए कहा, मेरे पापा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं भी उनके साथ बैठकर करती हूँ। तुझे पता भी है, अभी मेरे शेयर्स की वैल्यू करोड़ों में है। तुम्हें फाइनेंस की इतनी नॉलेज है क्या? ऑफ कोर्स फना, तुम्हें क्या फाइनेंस की नॉलेज नहीं है? मुझे ये जानकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि रिच फैमिली में बच्चों को कितना टॉर्चर किया जाता है और उन्हें कितने तरीके से रखा जाता है। जब मैं 5 साल की थी ना, तब मुझे फाइनेंस की बुक्स पकड़ा दी गई थी और मेरी ट्यूटर मुझे समझाती थी, और 10 साल की हो गई तब मेरा खुद का सेटअप है और एक सिस्टम है। उसी पर सिर्फ मैं वर्क करती हूँ और मेरा खुद का एक बिजनेस भी है, जिसके लिए मैं वैल्यूएशन भी कलेक्ट करती हूँ। मैंने 1 साल के अंदर 100 करोड़ की कंपनी खड़ी की थी। फना, क्या तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो? मैंने तो तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे पता चला कि तुम अमेरिका में रहती थी और यहाँ पर जल्दी ही आई हो रहने के लिए। मुझे तो लगा था कि तुम्हें बहुत कुछ पता होगा। तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? ये तो नॉर्मल है ना, फना। तुम्हारी फैमिली भी कितनी रिच है। क्या तुमने कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं किया? फना को बहुत एम्ब्रेस फील होता है। वो तारा को देखते हुए बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ करना होगा। हो सकता है कि याददाश्त जाने से पहले मेरा भी कोई बिजनेस हो। दादू और पापा ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे फाइनेंस की नॉलेज भी नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ नहीं आता मुझे। ओह, सो सेड फना, तुम फिक्र क्यों करती हो?
मैं हूं ना, तुम्हारी दोस्त, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेरे साथ मिलकर तुम करोगी तो तुम्हें जल्दी से आएगा। हम बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं फ्यूचर में। वैसे मुझे पता है कि तुम एक नंबर 1 बिजनेस वूमेन बनोगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत काबिल है, नंबर 1। तारा की बात सुनकर फना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी काबिल हो। तुम तो बहुत स्मार्ट हो तारा। इसलिए तो मेरे फ्रेंड्स नहीं है। तुम्हें पता है, मेरा जो प्रीवियस स्कूल था ना, वहां पर सबको लगता था कि मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ। पर ऐसा नहीं था। मैं बस उनसे अलग सोचती थी। इस वजह से मैंने अपना एडमिशन उनसे अलग इस कॉलेज में करवाया था, और यहाँ पर तुम मुझे मिल गई। तुम बहुत अच्छी हो, फना। तुमने मुझे बाकियों से अलग ट्रीट नहीं किया, बल्कि तुमने तो मेरी तारीफ की और मुझे समझने की कोशिश की। उनसे जब मैं काम की बातें करती थी ना, तो वो लोग मुझे चिढ़ाने लग जाते थे। मुझे बोलते थे कि मैं बहुत डिप्लोमेटिक हूँ, और उन्हें ना मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता था। इस वजह से मैं सबसे दूर होती चली गई और फिर अकेली सी हो गई। तारा की बात सुनकर फना उसे हग करते हुए बोली, तुम फिकर क्यों करती हो? तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, सब तुमसे जलते हैं। इस वजह से, क्योंकि वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। तुम बेस्ट हो और तुम सबसे अच्छी हो। मैं तो तुम्हें देखकर सरप्राइज हूँ कि तुम इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी इतनी हम्बल हो। तुम मेयर की बेटी हो, और उसके बावजूद भी तुम ऐसा रिएक्ट करती हो कि तुम कुछ भी नहीं हो। सबको इक्वली ट्रीट करती हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पेशेंस है। तारा ने फना को देखते हुए कहा, तुम्हारे गॉड्स मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे वो मुझे मार देंगे? उन्हें इग्नोर करो। वो बस ऐसे ही मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, जिस वजह से मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ आने से पहले परमिशन लेनी होगी, अपने दादू की और अपने पापा की। अगर वो दोनों हमें भर देते हैं तो मैं कहीं जा सकती हूँ। इस वजह से मैं उनसे परमिशन नहीं लूंगी और तुम्हारी कार में जाऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों चुपके चुपके से तारा की कार में बैठ जाती है। तारा को ड्राइविंग आती थी, और वो 18 प्लस थी, जिस वजह से उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला हुआ था। फना और तारा जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि उन दोनों ने बॉडीगार्ड को चकमा दे दिया था। फना ने तारा को देखते हुए कहा, क्यों ना तुम अपने पापा के लिए परफ्यूम लो, मैं भी उनके लिए गिफ्ट ले लेती हूँ। अगर तुम उन्हें एक्सपेंसिव परफ्यूम दोगी तो फिर वो खुश हो जाएंगे। गुड आइडिया, हम परफ्यूम शॉप पर चलते हैं। वो दोनों परफ्यूम शॉप पर आती है। वहां पर सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते थे, क्योंकि वहां के परफ्यूम अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। दोनों ही मेंस सेक्शन में जाती है। वहां पर वो दोनों परफ्यूम के कलेक्शन को देखकर एक दूसरे को देखकर बोली, क्या हम इन्हें चेक करें? वहां पर अटेंडेंट आती है और उन दोनों को परफ्यूम का सैंपल दिखाने लग जाती है। फना परफ्यूम को उठाती है, जिसकी स्मेल उसे जानी पहचानी लगती है और जिससे वो मदहोश होने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो इस परफ्यूम की स्मेल को पहले भी फील कर चुकी है। फना बार बार उसे स्मेल कर अपनी आंखें बंद कर रही थी। उसे ऐसा फील होने लगा जैसे इस परफ्यूम की खुशबू उसके बदन में घुल रही हो और कोई उसे चूम रहा हो। फना परफ्यूम की खुशबू में मदहोश सी हो गई थी। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपनी गर्दन पर छूने लगती है। फना परफ्यूम की खुशबू में बहकती हुई रेयर कलेक्शन की तरफ चली गई। वहां पर उस परफ्यूम की खुशबू ने फना को पागल सा कर दिया था। उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ चलने लगे थे। जब वो वहां पर पहुंचती है और उस कलेक्शन को देखते हुए बोली, आप मुझे ये सारे परफ्यूम देंगी? तारा जब देखी है कि फना दूसरी तरफ में चली गई है, जहां पर रेयर कलेक्शन पाए जाते हैं, तारा भी उसके पीछे उस कलेक्शन पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि फना को अचानक से न जाने क्या हो गया है। वो उस परफ्यूम की बोतल को पकड़कर उसे बस देखे जा रही थी और बार बार अपने हाथों को स्मेल कर रही थी। परफ्यूम की स्मेल बहुत अनाइंग थी। तारा फना के पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, फना? फना तारा की आवाज सुनकर चौंक जाती है। वो उसकी तरफ झटके से देखती है और सांस लेते हुए बोली, क्या हुआ तुझे? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ हो गया है?
मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ये परफॉर्म इतना पसंद आया कि तुम इसे लगातार कंटिन्यूअस बस स्मेल किए जा रही हो। फना ने तारा को देखते हुए हड़बड़ा कर कहा, मुझे ये परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगता है जैसे कि इसे मैंने पहले भी फील किया है। मेरी फैमिली में ये परफ्यूम कोई यूज नहीं करता है। उसके बावजूद भी परफ्यूम की खुशबू मुझे जानी पहचानी लगती है। मैं ये कलेक्शन खरीदना चाहती हूँ। तारा ने फना को देखते हुए कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताती। झूठ मत बोलो, तुम्हारे घर में कोई यूज नहीं करता है, तो उसके बाद तुम्हें कैसे पता कि ये परफ्यूम बहुत अच्छा है? तुम इसे पहले से ही फील करती हो, रियली? फना ने तारा को देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा है? तभी तारा हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड होता तो तुम मुझे बता देती। हो सकता है कि तुमने इसे मैगजीन में देखा हो या फिर इसकी एड अच्छी हो। सच कहूं तो ये हर कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ये एडिशन सिर्फ कुछ रेयर लोगों के लिए ही बनते हैं, स्पेशल। फना ने अटेंडेंट से कहा, मुझे ये परफ्यूम चाहिए। तभी अटेंडेंट ने ना चाहते हुए कहा, सॉरी मैम, लेकिन हम आपको ये नहीं दे सकते हैं। इसको स्पेशल ऑर्डर किया जाता है और ये ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को हमें ट्रांसफर करना है। अटेंडेंट ने जैसे ही मना किया, फना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से से अटेंडेंट को धमकी देते हुए बोली, मुझे ये परफ्यूम चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम मुझे मैनेजर से बात करवाओ या फिर मुझे इस माल के ऑनर से मिलना है। फना को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर अटेंडेंट ने कहा, देखिए, आप गुस्सा मत करिए, प्लीज शांत हो जाइए। आप मैनेजर से बात करना चाहती है तो मैं आपकी उनसे बात करवा देता हूँ। वो सिर्फ 5 मिनट में आ रहे होंगे। वेट करिए मैम, आई एम सॉरी। मैं आपको दे देती, लेकिन हमारे माल की पॉलिसी है कि हम अपने क्लाइंट का नाम अपने किसी दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं कर सकते। हम प्राइवेसी रखते हैं। इस परफ्यूम का ऑर्डर हमें 7 महीने पहले ही देना होता है, क्योंकि ये बहुत रेयर मटेरियल से बनता है, जिस वजह से इसकी कीमत करोड़ों में है। तुम्हें क्यों लगता है कि क्या मैं ये परफ्यूम अफोर्ड करने लायक नहीं हूँ? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारा ये पूरा मॉल खरीद सकती हूँ। फना जब अटेंडेंट से बहस कर रही थी, तो तारा उसका गुस्सा देखकर हैरान हो जाती है। उसने फना को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो शांत रहती थी, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। उसे लगता था कि फना इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाली लड़की है और उसे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही वो अमेरिका से वापस आई थी। शायद इस वजह से यहाँ पर उसकी किसी से वाइब मैच नहीं हो रही। लेकिन जब वो देखती है कि फना इस माल को खड़े खड़े खरीदने की धमकी दे रही है, तो वो हैरान हो जाती है। फना गुस्से से अभी उस अटेंडेंट पर चिल्ला ही रही थी और वो अटेंडेंट रोना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसकी नौकरी उसके हाथ से गई थी। वहां पर मैनेजर आ जाता है। उस मैनेजर को देखकर फना चिल्लाते हुए बोली, क्या ये है तुम्हारी सर्विस? मुझे तुम्हारी कंप्लेंट करनी है। तुम्हारा कस्टमर एक परफ्यूम चाहता है और तुम वो भी नहीं दे सकते। फना को देखते हुए मैनेजर ने कहा, देखिए मैम, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? आपको क्या चाहिए? हमारी सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं गलत हूँ और यहाँ पर फालतू में गुस्सा कर रही हूँ। मुझे ये परफ्यूम चाहिए जिसका नाम लेना वोटा है, लेकिन ये परफ्यूम देने से मुझे मना कर रही है। कह रही है कि कोई क्लाइंट है जिसने 7 महीने पहले इसका ऑर्डर दिया था। अब तुम उसे ये डिलीवर करने वाले हो, लेकिन फॉर योर किंड इन्फॉर्मेशन ये मुझे पसंद आ चुका है और मुझे अभी चाहिए। या तो तुम मुझे ये परफ्यूम दो या फिर मैं अपने दादू और पापा से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। फिर जानते हो ना कि तुम्हारा ये मॉल खड़े खड़े नीलाम हो जाएगा। फना की धमकी से मैनेजर डर जाता है। वो फना से बोला, आप हैं कौन? आखिर वो फना से पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि फना का कॉन्फिडेंस देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई आम लड़की नहीं है, वरना वो इस मॉल के अंदर ही नहीं आती और इस परफ्यूम को खरीदने की बात ही नहीं करती। हर किसी की औकात नहीं है इस परफ्यूम को हासिल कर लेना। मैनेजर जल्दी से किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से मैनेजर को बहुत जोर से डांट पड़ती है। मैनेजर फना को देखते हुए बोला,
ओके, आप ये परफ्यूम ले सकती है। आप मुझे अपना कार्ड दीजिए। मैं बिल पे कर देता हूँ और प्लीज़ आप किसी को कॉल मत करिएगा। आई एम सॉरी, मुझे पहले नहीं पता था कि आप किस फैमिली से है। मैनेजर फना से माफी मांगता है। फना अपना कार्ड निकालकर मैनेजर को देखती है। मैनेजर जैसे ही फना का अमेरिकन कार्ड देखता है तो वो दंग रह जाता है। फना के पास अमेरिकन बिलेनियर कार्ड था। तारा को थोड़ी सी जलन महसूस होती है उसे कार्ड को देखकर। अमेरिकन कार्ड मिलना अपने आप में ही ये साबित करता है कि फना कितनी काबिल है। मैनेजर फना को देखते हुए बोला, ओके मैम, आप थोड़ा वेट करिए। हम आपको अभी रिसिप्ट वापस करते हैं कि परफ्यूम आपका हुआ। फना के लिए वो परफ्यूम पैक कर दिया जाता है और उसका कार्ड वापस कर देते हैं। फना उस परफ्यूम को लेकर खुश हो जाती है और उसका गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाता है। मैनेजर फना के लिए कुछ स्नैक्स मंगवाता है। वहां पर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लग जाता है। तारा को भी कोई इग्नोर नहीं कर रहा था, बल्कि फना के साथ साथ उसे भी ट्रीटमेंट मिल रहा था, जिससे तारा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो भी अपने पापा के लिए परफ्यूम लेती है। हालांकि फना वाला परफ्यूम वो भी लेना चाहती थी, लेकिन वो एक ही था, तो फना को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी वो। इस वजह से वो कोई दूसरा परफ्यूम ले लेती है। हालांकि फना के गुस्से को देखकर डर तो वो भी गई थी। उसे भी डर था कि कहीं वो अपने दादू और पापा को न बुला ले यहाँ पर। तारा और फना दोनों कार में वापस आ जाती है, लेकिन वो दोनों नहीं जानती थी कि सिक्योरिटी पूरी तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। उनसे छुपकर उन पर नजर रखी जा रही थी। गजेंद्र प्रताप को खबर पहुंच गई थी कि फना तारा के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए गई है। गजेंद्र ने भावेश को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो फना का ध्यान रखे और उस पर कोई भी आंच न आने दे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फना किसी मुसीबत में पड़ जाए। फना तारा को देखते हुए बोली, तुम और शॉपिंग करना चाहती हो क्या? तारा ने फना को देखते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। प्लीज इस बार तुम अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना। फना अपना सर हाँ में हिला देती है। वो घर वापस आ जाती है। तारा भी अपने घर चली गई थी। फना अपने कमरे में उस परफ्यूम की बोतल को ओपन करती है और उसे अपने पूरे कमरे में स्प्रे करने लगती है। उस परफ्यूम की खुशबू में खोते हुए वो बिस्तर पर आकर लेट जाती है और मुस्कुराने लग जाती है। आज उसे अपना पेट भरा हुआ सा लग रहा था। फना खुशी से मुस्कुराने लग जाती है और तकिए में अपना मुंह छुपाकर बोली, मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा था? एक परफ्यूम के लिए मैं सबसे क्यों लड़ रही थी? ये कितने स्टूपिड वाली बात है। एक परफ्यूम ही तो था, अगर मुझे नहीं मिलता तो क्या हो जाता? लेकिन मैं तो जिद पर अड़ गई थी, सिर्फ एक परफ्यूम के लिए। ये मुझे क्या हो जाता है बीच बीच में। फना अपने बगल में पड़े हुए टेडी बेयर के ऊपर उस परफ्यूम को स्प्रे करते हुए उसे जोर से हग कर लेती है। वो अपना मुंह टेडी बेयर में छुपाते हुए बोली, तुम कितने प्यारे हो। फना बार बार उस परफ्यूम को ऐसे अपने अंदर सामने लग जाती है जैसे कि वो उसे खा रही हो। उसे इतना ज्यादा अच्छा लगता है। उसके अंदर गर्माहट भरना शुरू हो जाती है और वो टेडी बेयर को हग करके ही सो जाती है। धर्मेंद्र रात में अपनी बेटी के कमरे में आता है। जब वो अपनी बेटी के कमरे में किसी आदमी के परफ्यूम की स्मेल को फील करता है तो उसकी आंखें तीखी हो जाती हैं। वो कमरे की लाइट ऑन करता है तो देखता है कि फना बेड पर सो रही है। फना किसी की हलचल से धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सर घुमाकर अपने पापा को देखकर बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको कुछ चाहिए क्या? धर्मेंद्र ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा, तुम्हारे कमरे में किसी आदमी की परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है बेटा? उन्हें लग रहा था कि फना के कमरे में कोई आया था। धर्मेंद्र जैसा भी था, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। फना धीरे से उठकर बैठ जाती है और अपने पापा को देखकर बोली, पापा, मैं आज ना अपनी दोस्त के साथ परफ्यूम शॉप पर गई थी और वहां पर मैंने ये परफ्यूम खरीद किया। ये उसी की स्मेल है। ये बहुत अच्छा है ना? लेकिन बेटा, ये तो। धर्मेंद्र अपनी बात पूरी करता उसे पहले ही फना ने कहा, मैं जानती हूँ पापा कि ये परफ्यूम लड़कियां यूज नहीं करती हैं, लेकिन मुझे ये पसंद आया तो मैंने ले लिया और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है।
आप और सवाल मत पूछना। फना अपने पापा को देखते हुए बुदबुदाने लग जाती है। ओके, जैसा तुम कहो। मैं आगे और कोई सवाल नहीं करूंगा। क्या तुमने अपने लिए कोई ड्रेस पसंद की? मैं अपने डिजाइनर को बोलूं या तुम फिर खुद डिजाइनर भी अपने लिए चूज करना चाहोगी जो तुम्हारी ड्रेस को डिजाइन करेगा? धर्मेंद्र की बात सुनकर फना ने कहा, ओके पापा, आप मुझे कुछ डिजाइनर के फोन नंबर दे दीजिए और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन, जिससे मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगी कि मुझे कैसा ड्रेस चाहिए और कौन सा डिजाइनर मेरे लिए सूटेबल रहेगा। ओके बेटा, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। चलिए, डिनर के लिए नीचे आ जाइए। फना ने कहा, पापा, आज मेरा पेट भरा हुआ है। मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती हूँ। झूठ मत बोलिए। आपने डिनर नहीं किया है और यहाँ पर बैठी आप आखिर कर क्या रही है? आपके दादू भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप जानती है ना कि दादू को आपकी फिक्र होती है। चलिए, नीचे। फना अपने पापा के कहने पर उनकी बात नहीं टालती और नीचे आ जाती है और उनके साथ मिलकर डिनर करती है। उसके बाद उसके दादू के साथ वो वॉक करती है। फना के दादू उसे कुछ चीज समझाते हैं फाइनेंस के बारे में। बहुत सारी चीज फना के सिर के ऊपर से चली जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने दादू को गौर से सुनती है। गजेंद्र भी समझ जाते हैं कि फना के लिए ये सब चीज नई है, लेकिन वो धीरे धीरे फना को ट्रेन कर देंगे। फना वापस कमरे में आती है और अपने उस बियर को हक कर उसे अपने ऊपर कर लेती है और अपने पैरों को उसकी कमर पर होल्ड करते हुए उसे जोर से अपनी बाहों में भर लेती है और किस करते हुए बोली, तुम्हें पता है, मुझे आज बहुत प्यार आ रहा है तुम पर, टेडू। फना उस टेडी बेयर को किस करते हुए ही सो जाती है। आज रात उसे बहुत अच्छी नींद आती है। वो बहुत ही मदहोश सपना देखती है। उस सपने में वो बहुत खुश थी और किसी की गर्मजोशी सी बाहों में समाई हुई सी बच्चों की तरह सो रही थी। उस आदमी के होंठ जब उसके मोटे मोटे गालों को चूम रहे थे, तब फना के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो नींद की गहराइयों में डूबती चली जाती है। आज बहुत दिनों बाद वो सुकून से सोती है। जब सवेरे उसकी नींद खुलती है, तो वो अंगड़ाई लेते हुए खुद से ही बोली, इस परफ्यूम की वजह से मैं सिर्फ सो पाई हूँ। ये परफ्यूम मुझे इतना क्यों पसंद आ रहा है? मैं लड़की हूं ना, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम हो गई है? आज डिजाइनर फना के सामने खड़ा हुआ था। फना की बॉडी को देखते हुए उसके लिए एक खूबसूरत सा ड्रेस बनाने के बारे में उसे डिस्कस करता है कि फना का टेस्ट आखिर कैसा है और किस तरीके से वो सुंदर लग सकती है। हालांकि फना थोड़ी सी फैट थी, लेकिन फिर भी वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ दिनों बाद मेयर की एनिवर्सरी पार्टी में फना अपने पापा के साथ इंटर करती है। वहां पर सभी लोग फना को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि हाल ही में उन्हें पता चला था कि इस घर की एक और बेटी है जो अमेरिका में रहती है। वो अमेरिका से हाल ही में वापस आई है। फना की बेमिसाल खूबसूरती को देखकर सभी बस उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे और उसके बारे में ही गॉसिप करने लगते हैं। फना ने 2 पीस ड्रेस पहन रखी थी। उस ड्रेस का कलर वाइन रेड जैसा ही कुछ साइन कर रहा था। फना उसमें इतनी ज्यादा ब्राइट कर रही थी। कुछ लड़कों की नजर तो फना पर ही ठहर गई थी। राणा, उसकी हिडन डॉटर कितनी ज्यादा खूबसूरत है। कॉन्फिडेंट थी, उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन अब हर एक इंसान को जो चाहिए वो सब कुछ है उसके पास। पावर है, पैसा है, फैमिली है और एक रुतबा भी है। उसकी अटेंशन पाने के लिए जिस तरीके से लोग उसे देख रहे थे, फना ने सबको इग्नोर कर दिया था और अपने पापा के हाथों में बाहें डालकर वो अंदर आ रही थी। वो अपने पापा को देखकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि यहाँ पर उसके पापा को वेलकम करने के लिए खुद मेयर आया था। मेयर उन्हें जेटली इनवाइट करता है और वेलकम करते हुए उन्हें अंदर लेकर आता है। वहां पर फना अपने दादू को देखती है, जिसे देखते ही लोग अलर्ट हो जाते हैं। अपने दादू का ऐसा रुतबा देखकर फना को बहुत ज्यादा ही प्राउड फील होने लग जाता है। ये सब कुछ उनके पास सिर्फ दादू की वजह से ही है। फना के दादू उसे अपने पास बुलाते हैं और फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, आज तो बहुत प्यारी लग रही है हमारी बच्ची। थैंक यू सो मच दादू। दूसरी तरफ मीनाक्षी गुस्से से अब पागल सी हो गई थी, क्योंकि आज उसका पति और उसके पापा अपनी पोती को लेकर नहीं गए, बल्कि उस नाजायज औलाद को लोगों से मिलाना चाहते हैं।
वो आखिर करना क्या चाहते हैं? क्यों उसको इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, जो सब कुछ मेरी बेटी का होना चाहिए? मीनाक्षी की आंखों में अब फना खटकने लगी। वो इतनी आसानी से फना को नहीं छोड़ेगी। उसके दिमाग में एक बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी का कुछ भी उस लड़की के पास नहीं जाने देगी, भले उसके लिए उसे फना को मारना ही क्यों न पड़े। एक नाजायज औलाद मेरी बेटी पर भारी नहीं पड़ सकती। मेयर फना को देखकर बोले, बेटा, आप तो बहुत प्यारी है। आपने अभी तक कहाँ छुपा के रखा था इसे, मिस्टर राणा? हम तो कभी इनसे मिल ही नहीं पाए। अच्छा, होगा कि आप आ गई। मिस्टर मेयर, धन्यवाद। वो फना को सरप्राइजली देखते हुए बोलते हैं। फना भी बहुत रिस्पेक्टफुली उन्हें कांग्रेचुलेट करती है और उन्हें गिफ्ट देती है। तारा फना को देखते ही उसके पास आ जाती है और एक्साइटेड होकर बोली, तुम आ गई। तारा फना को जोर से हग कर लेती है। तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई हो तुम तो आज। तारा फना को देखकर बोली। फना ने भी कहा, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मिस्टर मेयर और उसकी वाइफ ने तारा को देखते हुए कहा, बेटा, आप इन्हें जानती है? पापा, हम दोनों दोस्त हैं। तारा जैसे ही ये बोलती है, फना भी बोली, तारा सही बोल रही है, अंकल, हम दोनों दोस्त हैं। ये देखकर तो दोनों मियाँ बीवी खुश हो जाते हैं और बोले, वेरी गुड, आप दोनों जाइए और पार्टी एंजॉय करिए, और हम बड़ों के बीच में आप लोगों का क्या काम। फना तारा वहां से चली जाती है। आज रिपोर्टर्स को अलाव नहीं किया गया था। पार्टी में कोई भी सोशल मीडिया से जुड़ा शख्स नहीं आया था और पार्टी के अंदर सख्त सिक्योरिटी थी। मिस्टर मेयर ने श्री गजेंद्र को देखते हुए कहा, आपने जैसा कहा था, हमने वैसा ही किया। आज कोई भी सोशल मीडिया से जुड़ा शख्स नहीं आया और कोई रिपोर्टर भी नहीं आएगा। फिकर मत करिए, आप मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर गजेंद्र अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। धर्मेंद्र अपनी बेटी को देखते हैं और उसके बाद पार्टी धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाती है। तारा फना को लेकर कमरे में जाती है और वहां पर वो फना को अपना रूम दिखाती है। फना उसका रूम देखकर बोली, बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है तुम्हारा कमरा। तुम्हारा सेटअप कहाँ है? तुम मुझे वो दिखाओगी? फना तारा से बोलती है, तो तारा उसे किसी दूसरे रूम में लेकर जाती है, जिसे तारा ने लॉक करके रखा हुआ था। सिक्योरिटी से वो रूम खुलता था। तारा फना को अंदर लेकर जाती है। वो देखती है कि तारा का वहां पर पूरा वर्क का सेटअप है। उसके लागोस, उसका नाम और कंप्यूटर के बड़े बड़े सिस्टम, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी थे जो फना को बिल्कुल भी समझ नहीं आते। वो सिर्फ तारा ही जानती थी। फना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तारा हंसने लग जाती है। तुम फिकर मत करो, जब तुम बिजनेस करोगी तो तुम्हें सब समझ में आएगा कि ये क्या होता है। फना तारा से बोली, वैसे सच कहूं तो अच्छा हुआ कि तुम हो, वरना मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। मुझे डर लग रहा था, जिस तरीके से लोग मुझे देख रहे थे। आखिर वो लोग मुझे क्यों जानना चाहते हैं? वो तो तुमने मुझे बचा लिया, वरना कितने क्वेश्चंस पूछ रहे थे सब। तुम फिकर मत करो, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। उन लड़कों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। वो अमीर घर के बिगड़े लड़के होते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं होता है, जिनके बाप ने विरासत में उनके लिए कोई ना कोई बना बनाया बिजनेस छोड़ देना है, और ये लोग अय्याशियां करते हैं और लड़कियों के साथ मजे करते हैं। जरूर यहाँ पर जबरदस्ती आए हैं। उनके पेरेंट्स लेकर आए होंगे ताकि इन्हें कुछ सीखा सके। लेकिन फिर भी ये लोग ड्रिंक के सिवा कुछ भी नहीं करते हैं। तुझ पर ना लाइन भी मारेंगे, पर तू ध्यान रखना इस बात का, उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है चांस देने की। तारा फना को समझाती है। फना भी तारा से बोली, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तारा और फना दोनों बातें करती है। तारा फना को अपना घर दिखा रही थी। जिस पैलेस में वो रहती थी वो बहुत ही अच्छा था। फना को काफी पसंद भी आया, लेकिन फना जिसमें रहती थी उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। फना जब तारा के साथ नीचे आती है तो उसके दादू जब उसे अपने पास बुलाते हैं तो वहां पर एक और आदमी खड़ा था, जो फना को देखते हुए उसे एक पेपर देता है और बोला, मैम, आपके लिए ये गिफ्ट है। फना बोली, आप कौन, अंकल? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा,
हम पहले नहीं पता था कि आप मिस राणा है। ये आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट। आपको वो मॉल पसंद आया था ना? हमारे मैनेजर की तरफ से हम माफी मांगते हैं। उसने आपको परेशान किया, इसके लिए आज से वो आपका हुआ। ये सुनकर फना चौंक जाती है और बोली, अंकल, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मुझे बस परफ्यूम चाहिए था। तभी गजेंद्र ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें अंकल दे रहे हैं इतने प्यार से, तो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने दादू के समझाने पर फना अंकल को थैंक यू बोलते हुए उन पेपर्स को रख लेती है। उसके बाद केयर टेकर को देते हुए बोली, आप इन्हें मेरे कमरे में पहुंचा दे, आंटी जी। फना की केयर टेकर हर वक्त उसके साथ होती थी, उसके देखभाल के लिए। वो बहुत तरीके से फना की पर्सनल केयर टेकर थी, जो उसकी हर जरूरत का, सामान का ख्याल रखती थी। मीडिया को वहां पर ब्लॉक कर दिया गया था और आना अलाउड नहीं था। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टर्स सेक्रेटली इस पार्टी में घुस गए थे, क्योंकि उन्हें न्यूज चाहिए थी और उनके पास ये अच्छा मौका था एक न्यूज कवर करने का। अमीर घरानों के लोगों के बीच में कई राज्य होते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज उनके लिए बेनिफिशियल हो। इस वजह से प्रोफेशनल रिपोर्टर्स और न्यू रिपोर्टर्स की एक टीम वेट्रेस के रूप में अंदर इंटर हुई थी। उनके पास कैमरास नहीं थे, लेकिन कुछ कैमरा उनके पास थे जो हिडन थे। लाइक पेन में कैमरा, बटन कैमरा, एयरफोन कैमरा, कप कैमरा, शूज कैमरा। बेल्ट के अंदर भी उन्होंने कैमरास लगा रखे थे। उनकी लॉकेट में कैमरा लगे हुए थे, मिनी साइज के। तारा का ब्रदर फना के पास आते हुए उसे देखकर बोला, आप बहुत खूबसूरत है मिस राणा। फना तारा के ब्रदर को देखती है, लेकिन उसे पहचानती नहीं है। पर उसकी शक्ल उसे तारा से मिलती हुई लगती है, तो वो बोलती है, क्या आप तारा के भाई हैं? आपने मुझे बिल्कुल सही से पहचान लिया। क्या आप मुझे जानती है? तारा का भाई फना से बात कर रहा था। वो दिखने में बहुत हैंडसम था और उसकी एज करीबन 25 साल के आसपास थी। फना की खूबसूरती को वो बस देखे जा रहा था। फना को एडमायर करते हुए वो बोलता है, वैसे अप्सरा लग रही है आप। आपके बारे में बस सुना था, लेकिन देखने के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हो चुका है। वो फना को जेटली इनवाइट करता है, खुद के साथ डांस करने के लिए, और फना भी वहां पर बोर हो रही थी। इसलिए वो मयंक के साथ डांस स्टेज पर जाकर वहां पर डांस करने लग जाती है। फना को डांस करना नहीं आ रहा था, तो मयंक मुस्कुराने लगता है। फना ने मयंक को देखते हुए गुस्से से कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। आप बहुत परेशान हैं और बहुत प्यारी सी लग रही है। आप गुस्सा करते हुए भी बेहद खूबसूरत लगती है। फिक्र ना करिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको डांस सिखाऊंगा। वो फना को जेटली डांस सिखाने लग जाता है। फना मयंक को देखते हुए मुस्कुराने लग जाती है। मयंक का फ्लर्टी अंदाज उसे काफी पसंद आता है, क्योंकि मयंक उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था और फना को रिस्पेक्ट पसंद है। वो कई बार मयंक के शूज पर अपने हिल रख देती है, जिससे मयंक के चेहरे की हवाइयां ही उड़ जाती हैं। ये देखकर फना हंसने लग जाती है और मयंक अपना सिर न में हिलाते हुए बोला, वाकई में आज आप मेरे पैरों का कचूमर बना देंगी। फना जोर जोर से हंसने लग जाती है। गजेंद्र और धर्मेंद्र फना को खुश देखकर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद मिस्टर धनवाल धनवाल गजेंद्र को देखते हुए बोले, हमें लगता है कि हमें बच्चों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। फिर हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमने उनके लिए जो सरप्राइज प्लान किया है वो बेहतर है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, मिस्टर गजेंद्र? मिस्टर गजेंद्र ने धनवाल को देखते हुए कहा, हमारी पोती जैसा चाहेगी वैसा होगा। अगर वो किसी को पसंद करती है तो हम उसे शख्स के साथ ही उसकी शादी करवाएंगे। लेकिन हमारी पोती का अभी सिर्फ खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से हम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। वही जो न्यूज रिपोर्टर आए हुए थे सेक्रेटली इस वेडिंग में, वो बड़े बड़े अमीर लोगों को कवर कर रहे थे। इसी बीच में उन्होंने घोषित फना के बारे में की, ये राणा की हिडन डॉटर है। पावरफुल फैमिली ब्लैक रोज की एक डॉटर, जो अभी तक अमेरिका में रह रही थी। ये उनके लिए एक बेहतरीन न्यूज होगी। इसलिए वो लोग फना का वीडियो भी शूट करते हैं और उसके कुछ फोटोज भी क्लिक करते हैं। खूबसूरत लग रही थी वो, उसको एडमायर आज पूरी महफिल कर रही थी।
कुछ बिजनेसमैन फना को देखते हुए अपने बेटों से बात कर रहे थे कि वो मिस्टर राणा की इस बेटी को अगर अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं तो राणा भी हमारी मुट्ठी में आ जाएगा और उनसे हमारे रिश्ते ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। पार्टी अपनी पिक पर थी। सभी एंजॉय करते थे। फना थक कर अपने पापा के पास आकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ बेटा? धर्मेंद्र ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। पापा, सरप्राइज क्या था? आपने बोला था कि सरप्राइज है मेरे लिए। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर एक न्यूज वायरल हो जाती है। फना की डांस करते हुए न्यूज और कुछ फोटोज वायरल हो रही थी और मीडिया ने उसे कवर कर लिया था। फना वायरल हो रही थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मिनट में। उसकी पोस्ट पर इतने लाइक हो गए थे, उसकी वीडियो पर इतने लाइक हो गए थे, लोग कमेंट कर रहे थे और तो और उसे एडमायर तक कर रहे थे। कुछ लोग उससे शादी करना चाहते थे। इंडिया विक्रांत को किसी का कॉल आता है। विक्रांत जब कॉल पिक करता है तो वो हैरान रह जाता है और जल्दी से सोशल मीडिया ओपन करता है और न्यूज को देखने लग जाता है। विक्रांत का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो जल्दी से अपनी कार उठाता है और बाहर की तरफ भागता है। विक्रांत पहुंचता है विक्रम के विला पर। विक्रम उस कमरे में था। अंधेर से उस कमरे में वो चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ था। विक्रम की आंखों में आंसू थे। विक्रांत जब पहुंचता है तो वहां पर मायशा भी पहुंच जाती है। मायशा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो विक्रांत से बोली, मुझे यकीन नहीं होता कि यह जिंदा है। वो लोग जल्दी से विक्रम के विला के अंदर जाने लग जाते हैं। विक्रम का पूरा विला इस वक्त अंधेरे से भरा हुआ था। मतलब ये था कि जैसे वहां पर कोई हो ही ना। विक्रांत अंदर जाता है मायशा के साथ और उसके बाद वो लोग विक्रम के कमरे में जाते हैं। वैसे ही उन्हें इतनी तेज बदबू आती है और उन्हें लगता है कि जैसे कुछ सड़ रहा हो। वो दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि विक्रम वहां पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है। वहां पर इतनी सारी ड्रिंक की बोतल थी और विक्रम के लिए छोड़ा गया खाना ऐसा डीडीडीएच रहा था। वो दोनों जल्दी से विक्रम के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। विक्रम काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। विक्रम की आंखों से बह रहे आंसू सूख गए थे और उसका चेहरा डल हो गया था। हैंडसम और चार्मिंग विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा था। मायशा जब विक्रम को ऐसे देखती है तो उसके दिल में दर्द होने लग जाता है। विक्रांत विक्रम को ऐसे देखकर बोला, बॉस, खुद को संभालिए। ये आप अपनी कैसी हालत बना रहे हैं खुद की? देखिए, एक बार क्या आप ऐसे हुआ करते थे? किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। विक्रांत जानता था कि फना विक्रम के लिए जहर थी। उस लड़की को उसने पहली ही नजर में पहचान लिया था कि आने वाले वक्त में ये उसके बॉस को बर्बाद ही करेगी और उसका प्रेडिक्शन सही निकला। विक्रांत, बॉस को बताओ कि उनकी मोटू को कुछ भी नहीं हुआ है। विक्रम उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था क्योंकि वो किसी और ही दुनिया में था। वो बस एक तक फना की बना